अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद अदनान। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस। आप अपनी स्टोरीज़ लिखकर या वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे भेज सकते हैं। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती, तो आपको डर ना लगे आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। मैं और मेरी बेहतरीन दोस्त आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनते हैं और आपकी हर कहानी को आपके अल्फाज की मदद से तसव्वुर करते हैं। ये बात 2019 की है, जब हम अपने पुराने घर में रहते थे। हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें, 2 भाई और अम्मी अब्बू। अब वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ये 2019 की दिसंबर की शदीद सर्दियों के दिन थे। मैं अपने बेडरूम में अकेली सोती थी और रात देर तक जागती रहती थी। कभी फिल्म देखती थी तो कभी फ़ोन इस्तेमाल करती थी। एक रात मैं और मेरा छोटा भाई सो रहे थे कि अचानक स्टील के बर्तन गिरने की आवाज़ आई और वो आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि मैं सोते हुए डर गई और मेरी आँख खुल गई। उस वक्त रात के 3 बजे थे। मुझे लगा शायद आवाज़ किचन से आई, तो मैं देखने गई कि इस वक्त किचन में कौन है। जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर गई तो देखा कि किचन में कोई नहीं था और किचन की लाइट्स भी बंद थीं। तमाम बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए थे और हैरान कुन बात यह थी कि हमारे घर में स्टील के बर्तन थे ही नहीं, लेकिन आवाज़ स्टील के बर्तनों की थी। आपको पता होगा कि स्टील के बर्तन की आवाज़ बहुत मुख्तलिफ होती है। फिर मैं अपने बेडरूम में आई और दोबारा सो गई। अभी मेरी आंख लगी थी कि दोबारा से वही आवाज़ बहुत ज़ोर से आई और मैं उठकर बैठ गई। आप यकीन करें, सामने का मंजर देखकर मेरा दिल फटने लगा। जैसे मैं क्या देखती हूँ कि फर्श पर स्टील के कुछ बर्तन, जिनमें बाउल और प्लेटें थीं, वो गोल गोल घूम रहे थे। जैसे स्टील के बर्तन गिरकर कुछ वक्त तक घूमते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही घूम रहे थे और उनकी आवाज़ें मेरे कानों में जा रही थी। मैं ये देखकर इतनी डर गई कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना ही मैं हरकत कर पा रही थी। मैंने अपने छोटे भाई को उठाना चाहा, लेकिन वो गहरी नींद में था, जिसे कोई खबर ही नहीं थी और इसको ऐसा सोता हुआ देखकर लग रहा था जैसे इसको इस किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते लेट गई और अल्लाह से मदद मांगने लगी। इतने में सुबह की अजान हो गई। मेरी अम्मी मुझे नमाज के लिए उठाने आई, तो जब वो मुझे उठाने आई तो मैंने इनको सारा वाक़या सुना दिया। इन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आपका वहम होगा या कोई ख्वाब देखा होगा। आप उठें, शाबाश, उठकर नमाज पढ़ें। कुछ भी नहीं है, देखो सुबह हो गई है। मैं उठी और नमाज पढ़ी। फिर 1-2 दिन आराम से गुजर गए। बीच में मुझे भी लगा कि शायद मैंने ख्वाब ही देखा होगा, वरना अगर ऐसा कुछ होता तो दोबारा भी कोई हरकत होती। एक रात मैं सो रही थी। रात के कोई 3 बजे का वक्त था कि अचानक मेरी आँख खुलती है। बताती चलूँ कि मेरे बेड के सामने ही बिल्कुल खिड़की थी और वो खिड़की गैलरी में खुलती थी। रात को गैलरी में लाइट होती थी, जिसकी हल्की सी रोशनी पर्दों से बेडरूम में आती थी। अब आते हैं असल बात की तरफ। अचानक मेरी आँख खुलती है और मैं देखती हूँ कि बेड के सामने नीचे फर्श पर बच्चों के टॉय कार्स चल रही हैं। बताती चलूँ कि हमारे घर में कोई खिलौने नहीं थे, क्योंकि इस वक्त हमारे घर में कोई बच्चे नहीं थे और ये देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं इस कदर डर गई कि मुझे आयतुल कुर्सी भी भूल रही थी। जो कुरानी आयात मुझे आती थी मैंने वो पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता टॉय कार्स अब चलना बंद हो गए और फिर गायब हो गए। मैं इस हालत में थी कि ना तो मैं अम्मी को कॉल कर सकी और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी कि वो किसी तरह आ जाए। मैं बहुत इंतज़ार करती रही कि कब फजर होगी और अम्मी आएंगी। जब अम्मी आई तो मैं उनसे लिपट गई और रोने लगी कि अम्मी, यहाँ कोई है जो मुझे डरा रहा है।
अम्मी ने मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मैं इतनी आसानी से रोने वालों में से नहीं हूँ। खैर, अम्मी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और कहा, मेरे पास सो जाओ। मुझे हमेशा से अकेले सोने की आदत थी, लेकिन मैं अम्मी के साथ बिस्तर पर सो गई और मैंने अम्मी से कहा कि अब मैं कभी भी अपने बेडरूम में नहीं सोऊंगी और ना ही कभी वहाँ दिन में जाऊंगी। खैर, उस दिन से मैं अम्मी के पास ही सोने लगी, लेकिन अब मैं अम्मी को कहती थी कि मेरे लिए मैट्रेस डाला करें, क्योंकि मुझे अकेले सोने की आदत थी। एक रात मैं मैट्रेस पर सो रही थी, अम्मी के ही कमरे में, और मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ कि मेरे तकिए के पीछे से कोई स्याह कपड़ों में तेज़ी से गुजर गया और उसके तेज़ी से गुजरने की हवा मेरे चेहरे पर लगी। उन्हें चीख मारी तो अम्मी जाग गई और लाइट ऑन की और पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा, अम्मी, पहले मुझे लग रहा था मेरा मैट्रेस कोई आराम आराम से मूव कर रहा है, लेकिन अब मेरे पीछे से कोई गुजरा है। अम्मी ने मुझे उठाकर बिस्तर पर सुलाया और तसल्ली दी कि मैं पास हूँ, कुछ नहीं होता। इन्होंने मेरे ऊपर दुआएं पड़ी और सुला दिया, और इसके बाद मैं इतनी डर गई थी कि अब मैं अम्मी के साथ बिस्तर पर ही सोती थी और अपने बेडरूम में 6 माह तक नहीं गई। एक दिन अम्मी की फुप्पो हमारे घर आई हुई थी। वो बहुत इबादत गुजार हैं। उन्होंने पूछा, ये किसका कमरा है? अम्मी ने बताया, मेरा, यानी मेरा कमरा था वो। तो वो कहने लगी, ये बहुत भारी है। और इसी तरह एक दफ़ा मेरी आंटी हमारे घर कुछ दिन के लिए आई हुई थी। ये भी सर्दियों के दिन थे और रात को अम्मी के बेडरूम में सो रही थी। रात गए इनके पाँव से कोई कंबल खींच रहा था। इन्हें लगा कि शायद मैं या मेरी बहन शरारत कर रही हैं, क्योंकि रात देर तक हम सब बैठकर बातें करते थे। मेरी एक और आंटी भी आ जाती थी, जो कि मेरी चची भी है। तो हम सब अम्मी के बेडरूम में बैठकर बातें करते थे, लेकिन हम सब सोने चले गए थे जब इनके साथ ये हुआ कि कोई इनके पाँव से कंबल खींच रहा था। इन्होंने अम्मी को आवाज़ दी कि बाजी, ये कौन खींच रहा? तो अम्मी ने कहा, मैं हूँ। हालांकि अम्मी वहाँ नहीं थी। अम्मी ने सुबह बताया कि इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि आप डर ना जाएं। फिर एक दिन अम्मी ऊपर वाले पोर्शन में कोई काम कर रही थी कि अचानक से देखती हैं कि एक बच्चा जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई है पीट करके खड़ा है। अम्मी ये देखकर हैरान हो गई कि ये कौन है। फिर अम्मी को लगा कि शायद नीचे कोई मेहमान आए होंगे, शायद इनका बेटा हो। अम्मी ने आवाज़ दी, बेटा क्या कर रहे हो? तो अम्मी की आंखों के सामने वो गायब हो गया और अम्मी बहुत डर गई और नीचे आ गई। लेकिन इन्होंने हम में से किसी को नहीं बताया ताकि हम अपने ही घर में खौफ से ना रहें। मेरी आंटी, जो कि मेरी चची भी हैं, बताती हैं कि इन सीढ़ियों से हमेशा ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई बच्चा बड़ों की चप्पल या हील्स पहन कर कभी नीचे और कभी ऊपर आ रहा हो। फिर हमें पता चला कि हमारी गैलरी, जहाँ मेरे बेडरूम की खिड़की खुलती थी, उसके साथ खाली प्लॉट था। वहाँ एक दरख्त था जिसमें उस किस्म की मखलूक रहती थी और जिनका साया हमारे घर पर था। अब हमने वो घर छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। यहाँ भी कुछ सरगर्मियाँ हुई हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम की खिड़की पर किसी का ज़ोर से हाथ मारना, जिससे खिड़की के शीशे तक हिल गए थे। जब सीसीटीवी कैमरा में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमें लगा किसी की शरारत होगी, लेकिन सीसीटीवी में कुछ नहीं नज़र आया। इसके अलावा एक दिन मैं लाउंज लिविंग एरिया में काउच पर बैठकर इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। रात के 2 बजे और अचानक से जिस काउच पर मैं बैठी थी, इसे पीछे से कोई ज़ोर से मारता, ऐसे जैसे किसी ने बहुत भारी चीज़ से काउच को हिट किया। मैं शदीद डर जाती हूँ और जाकर अपने दादों के पास लेट जाती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी। ये शायद किसी को इतनी खौफनाक न लगे, लेकिन मेरे और मेरी फैमिली के साथ होने वाले सच्चे वाक़यात थे। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी कहानी ज़रूर अपलोड करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके एक सब्सक्राइबर हूँ और पंजाब के ज़िला खुशाब के गांव मिट तवाना से हूँ। मैं रोज़ाना आपकी कहानी सुनती हूँ और आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरी छोटी बहन की है, जिस पर किसी आसेब का साया है। ये वाक़या तकरीबन 10 से 12 साल पहले का। मेरी बहन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल की इमारत उस वक्त इतनी ख़ास नहीं थी। पुरानी तर्ज का स्कूल था जो देखने में भी पुरस्कार सा लगता था। खैर अब तो नई इमारत बन चुकी है। उन दिनों जब
मेरी बहन स्कूल गई तो ब्रेक के वक्त वो बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। वो स्कूल के पिछले हिस्से की गैलरी में जाकर छुप गए। उस तरफ सिर्फ दरख्त थे जिनको देखकर ही खौफ आता था। खैर वो वहाँ छुपी हुई थी। उस दौरान टीचर और सारा अमला स्टाफ रूम में था। कुछ देर बाद मेरी बहन जोर से चिल्लाई और टीचर ने इसकी आवाज़ सुनी, और जब वो वहाँ गई तो देखा कि मेरी बहन रो रही थी। टीचर ने समझा कि बच्ची यूं ही डर गई होगी, तो इन्होंने उसको खामोश करवाया और क्लासरूम में छोड़ दिया। लेकिन जब वो घर आई तो इसने बताया कि जब वो ब्रेक के दौरान खेल रही थी तो इसने एक दरख्त के पास एक काली चीज़ देखी जो बहुत डरावनी थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। मौसम सर्दी का था और हम सब बहन भाई सो रहे थे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ ही सोई हुई थी कि अचानक वो रोने लगी। मैं उसके रोने की वजह से जाग गई और जैसे ही मैं उठी मेरी बहन बेहोश हो गई। उसको इस हालत में देखकर मैं भी डर गई। इस वक्त स्कूल वाली बात मेरे जहन में नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज़ दी, अब्बा भी कमरे में आ गए। हमने उसे हिलाया लेकिन वो नहीं हिली। सब बहुत परेशान हो गए कि अच्छी भली तो थी, इसे क्या हुआ। मैंने बताया कि वो रोने लगी थी और फिर बेहोश हो गई है। बहुत कोशिश के बावजूद जब उसे होश ना आया तो मेरा बड़ा कज़न भी आ गया। उसने अम्मी से कहा कि खाला इसे दम वगैरह करवा लें। वैसे तो मेरे मामू भी उन चीज़ों का इल्म रखते थे, लेकिन वो उन दिनों कोयटा में थे। खैर मेरी बहन को इमाम मस्जिद के पास ले जाया गया। वहाँ से उसे दम करवाया गया। इन्होंने कहा कि बच्ची पर किसी आसेब का साया। दम करके इन्होंने कहा कि आप बच्ची को घर ले जाएं, इसे होश आ जाएगा। जैसे ही मेरी बहन को घर लाया गया उसे होश आ गया, लेकिन उसमें चिड़चिड़ापन सा आ गया था। इसके बाद वो नॉर्मल हो गई। हम भी उस बात को ज़्यादा जहन में नहीं रख रहे थे। सब कुछ ठीक था। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद फिर सुबह के वक्त उसकी वही हालत हुई कि वो रोने लगी और फिर बेहोश हो गई। उस बार हम सब पास ही बैठे थे, अम्मी अब्बा भी। फिर उसे इमाम मस्जिद के पास ले जाया गया। इन्होंने दम किया और एक तावीज़ बना दिया कि इसे गले में डाल दो और याद रखो कि यह तावीज़ इसके गले से कभी ना उतरे। मैं अपनी बहन को लेकर घर आ गई और तावीज़ उसके गले में डाल दिया। हम तावीज़ का पूरा ख्याल रखते थे। मेरी बहन नॉर्मल हो गई और स्कूल जाती थी। सब कुछ ठीक रहा। उस तरह कुछ साल गुजर गए। वो ठीक रही। मेरी बड़ी बहन थी। मेरी शादी हो गई खाला के बेटे से। तो मेरी शादी के बाद अम्मी ने देखा कि मेरी छोटी बहन के गले में तावीज़ नहीं है। अम्मी ने पूछा तुम्हारे तावीज़ कहाँ है? तो इसने कहा कि अम्मी मुझे नहीं मालूम, शायद खेलते हुए कहीं गिर गया हो। सब शादी में मसरूफ़ थे तो किसी ने गौर नहीं किया। उस तावीज़ के गुम होने के बाद उस पर कुछ असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। उसके सेहत ख़राब होने लगी और पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लगता था। घर वालों ने बहुत कोशिश की कि वो पढ़ाई करे, लेकिन वो तो किताबों की तरफ जाती ही नहीं थी। आखिरकार उसने स्कूल छोड़ दिया। नमाज की तरफ भी उसका रुझान नहीं था और ना ही कुरान पढ़ती थी। इस वजह से अब्बा ने उसे कई बार डांटा भी कि तुम नमाज नहीं पढ़ती और कुरान नहीं पढ़ती, जो रखा हुआ है। लेकिन उस पर जैसे उन बातों का कोई असर ही नहीं होता था। इस वक्त तक उस पर साया महसूस नहीं हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर वो चीज़ असर करने लगी। उसे वो चीज़ नज़र आने लगी और उसे डराने लगी। 2023 के अक्टूबर की बात है। अब्बू लाहौर में जॉब करते थे और भाई की शादी हो चुकी थी। रात का वक्त था। भाई और भाभी अपने कमरे में थे। अम्मी और मेरी बहन अपने कमरे में थी। अचानक मेरी बहन को महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ साथ वाली चारपाई के नीचे बैठी हड्डियाँ चबा रही है। उसे हड्डियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उसने चारपाई के नीचे देखा तो उसे नज़र आया कि कोई काला साया हड्डियाँ खा रहा। उसके बाद मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया और अम्मी को बताया कि कोई चीज़ हड्डियाँ खा रही है, लेकिन अम्मी को ना तो कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ नज़र आ रहा था। अम्मी ने भाई और भाभी को आवाज़ दी तो वो जल्दी से अपने कमरे से अम्मी के पास आ गए। मेरी बहन बस रोए जा रही थी। भाई और भाभी ने उसे दिलासा दिया कि देखो वहाँ कोई चीज़ नहीं है। भाई ने चारपाई के नीचे हाथ फेर कर दिखाया कि देखो वहाँ कुछ नहीं है।
मगर मेरी बहन कहती रही कि नहीं, वो वहीं है और हड्डियाँ चबा रही है। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल की। मेरा घर उसी गली में था। उन दिनों मेरे शौहर दुबई से आए हुए थे। भाई ने कहा कि छोटे को कुछ हो गया है, आप आओ। मैं और मेरे शौहर जल्दी से अम्मी के घर पहुंच गए। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी बहन बस रो रही थी और यही कह रही थी कि वो हड्डियाँ चबा रही है। मैंने उसे सीने से लगाया, प्यार दिया और दिलासा दिया कि कुछ नहीं है। फिर मैं उस पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करती रही। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई और सो गई। फिर मैं और मेरे शौहर भी घर वापस आ गए। उसके अगले रोज़ से मेरी बहन को तेज़ बुखार हो गया और वो वैसे ही बीमार रहने लगी। इमाम मस्जिद की वफ़ात हो चुकी थी, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। तो मेरी बहन को किसी आलिम के पास ले जाया गया। उसने मेरी बहन पर दम किया और कहा कि जो बच्ची पर साया है वो अपना आप जाहिर कर रहा। उसने पानी दम करके दिया कि ये इसको पिलाएं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। एक दिन असर के वक्त वो बिस्तर में सो रही थी तो अम्मी ने उसे उठाया कि उठो, चाय पी लो। मेरी बहन उठी और चाय पीने लगी। उसने अभी 1 या 2 घंटे ही लिए होंगे कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भाई और अम्मी हैरान हो गए कि इसको क्या हुआ। हंसते हंसते उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या हुआ। वो हंसते हुए पीछे गिर गई बिस्तर पर और बेहोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अम्मी ने वही दम किया हुआ पानी उसके चेहरे पर छिड़का तो कुछ देर बाद उसको होश आ गया। अम्मी ने उसे दम किया हुआ पानी पिलाया, लेकिन मेरी बहन की हालत ठीक नहीं थी। उसे फिर से उस आलिम के पास ले जाया गया। उसने दम किया और फिर उसने मेरी बहन को एक तावीज़ पकड़ाया कि इसको देखो, तुम्हें क्या महसूस होता है। जैसे ही मेरी बहन ने वो तावीज़ देखा, उसको खुद पर वज़न सा महसूस हुआ, जैसे उसके कंधे बहुत भारी हो गए। आलिम ने फिर दम किया और कुछ तावीज़ देकर वापस घर भेज दिया। उसने एक तावीज़ दिया जिसे काले कपड़े से कलाई पर बांधना था। मेरी बहन ने वो अपनी कलाई पर बांध लिया और उसे खुद में बेहतरी महसूस हुई। कुछ वक्त गुजरा और 2024 का रमज़ान शुरू हो गया। मेरे शौहर दुबई में होते हैं। मेरे ससुर की वफ़ात हो चुकी है और मेरे शौहर का कोई बहन भाई भी नहीं है। मेरी सास सरगोदा गई हुई थी तो मेरी बहन मेरे पास रहती थी। दिन को हम दोनों बहनें घर पर होती थीं और रात को अब्बू हमारे पास सोते थे। हमारे 3 कमरे हैं और कमरे के आगे ऊपर बरामदा है। रात का वक्त था, मैं और अब्बू कमरे में बैठे हुए थे। मेरी बहन तीसरे कमरे में नमाज पढ़ रही थी कि अचानक उसने मुझे आवाज़ दी कि आपी मेरे सामने बैठो। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहने लगी कुछ नहीं, बस मेरे सामने बैठो। मैं जाकर बरामदे में बैठ गई कि उसके सामने रहो। वो नमाज पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते रो रही थी। मैं उसको देख रही थी कि वो रो रही है तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह नमाज मुकम्मल करने वाली थी और रो रही थी। जैसे ही उसने सलाम फेरा, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो गिर गई और बेहोश हो गई। मैंने अब्बू को आवाज़ दी कि अब्बू आए, छोटी बेहोश हो गई है। मैंने और अब्बू ने उसको उठाया और मेरे कमरे में ले गए। वहाँ उसे लिटाया। अम्मी को कॉल की और अम्मी दम वाला पानी ले आई। मेरी बहन बेहोश थी और तेज़ सांसें ले रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने दम किया हुआ पानी उसके चेहरे पर डाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने उसके कान में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो जैसे तड़पने लगी और रोना शुरू कर दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और आयतल कुर्सी पढ़ती रही। मैं रुकी नहीं तो कुछ देर बाद वो होश में आ गई और नॉर्मल हो गई, लेकिन उसका जिस्म कँपकँपा रहा था। वो कहने लगी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझ पर बहुत बोझ है, मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया मैं नमाज पढ़ रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, इसलिए मैंने आपको आवाज़ दी। नमाज के बाद मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। खैर उसको दम किया हुआ पानी पिलाया। हमने उसकी कलाई देखी तो तावीज़ गायब था। उसने वो दम किया हुआ पानी रोज़ाना पीना शुरू कर दिया और वो बेहतर हो गई। ईद भी खैरियत से गुजर गई। अदनान भाई, मेरी बहन अब 17 साल की है और उसके बाल बहुत प्यारे, लंबे और घने। एक दिन जब वो नहा रही थी तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके बालों में हाथ फेर रहा। उसे बालों में किसी की उंगलियां महसूस हुई और ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो डर गई जैसे ही
उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो बहुत बुरी तरह से डर गई और जैसे ही वो बाहर आई तो लेट गई। बाल उसी तरह खुले हुए थे। वो लेट कर रोने लगी। मैं बता दूं कि जब भी मेरी बहन पर उस चीज़ का असर होता है तो वो सिर्फ रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है और बेहोश जाती है। इस बार भी ऐसे ही हुआ। वो रोई और बेहोश हो गई। दम किया हुआ पानी दिया गया तो कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो गई। जो भी चीज़ है इसने अभी तक इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो इसे डराती है और अपना वजूद जाहिर करती है। एक दिन फिर उसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस होने लगा और तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो सांस नहीं ले पा रही थी, बस रो रही थी या बार बार बेहोश हो रही थी। मैं अपने घर थी और बहन के पास सिर्फ अम्मी, मेरी भतीजी और भाभी थी। अम्मी ने मुझे कॉल की, छोटी की हालत फिर से ख़राब है। मैं बता चुकी हूँ कि मेरा घर पास ही है। मैं जल्दी से अम्मी के घर पहुँची तो देखा कि वो सांस नहीं ले पा रही थी और हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मैंने भाई को कॉल की, वो जल्दी से आ गए। हम बहन को लेकर पहले डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया और फिर आमिल के पास चले गए। वहाँ जाते हुए उसकी हालत कुछ बेहतर हो गई थी। फिर उस आमिल ने उस पर दम किया, तावीज़ दिया और कलाई का तावीज़ दोबारा बना दिया, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं हो पा रहा था। आमिल ने कहा ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हम घर आ गए और हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन बीमारी के लिए दवाइयाँ चलती रहीं। मेरी बहन अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि जैसे सिर्फ हड्डियाँ ही रह गई, मतलब वो बहुत कमज़ोर हो गई है। मेरे चचा इस्लामाबाद में रहते हैं। अगस्त में उनके बड़े बेटे की शादी थी। अम्मी की सारी फैमिली इस्लामाबाद शादी पर गए थे। बहन भी बेहतर थी। मेरे चचा का घर ट्रिपल स्टोरी है, तो मेहंदी के फंक्शन का सारा सेटअप छत पर किया गया था। रात को सब तैयार होकर छत पर चले गए। मेरी बहन और मेरे कज़न भी तैयार होकर ऊपर जा रही थी। अभी दूसरे फ्लोर पर पहुंची थी कि मेरी बहन को एक झटका सा महसूस हुआ और बदन पर बोझ सा आ गया। एक अजीब सा खौफ और किसी चीज़ के होने का एहसास होने लगा। मेरी कज़न अपने ध्यान में जा रही थी। मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया तो कज़न भाग कर पीछे आई और उसने मेरी बहन को पकड़कर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम भी नहीं उठा पा रही थी। बहन ने कज़न से कहा कि जाओ मेरे भाई या अम्मी को बुलाओ। उसने जल्दी से अम्मी और भाई को बुलाया। भाई ने छोटी को उठाया और जल्दी से कमरे में ले गए। चचा को थोड़ा बहुत इल्म है इन चीज़ों का, तो चचा ने जल्दी से छोटी पर दम किया और पास बैठ गए। कुछ देर बाद बहन की हालत बेहतर हो गई तो वो अम्मी के साथ मेहंदी के फंक्शन के लिए चली गई। अगले दिन से बहुत तेज़ बुखार हो गया। दवाई ली और कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गई। चचा ने पानी पर दम करके दिया जो वो अभी भी पीती हैं। अब वो बेहतर है, लेकिन वो चीज़ महीने में 1 या 2 बार अपना आप लाजमी जाहिर करती है। अदनान भाई, आपसे और आपके सुनने वालों से दरख्वास्त है कि मेरी बहन के लिए दुआ करें कि इसे इस चीज़ से निजात हासिल हो। ये मेरी एक कहानी थी जो बिल्कुल सच है। मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है, लेकिन हर बात सच है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक और बात कहना चाहूँगी, मेरे पास और भी ऐसे वाक़यात हैं जो बिल्कुल सच हैं और मेरी आंखों देखें, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। ये एक कदीम गांव है, तो यहाँ पर ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं, ख़ुसूसन लड़कियों के साथ। अगर आप चाहें तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। मैं आपकी कहानियाँ बहुत शौक़ से सुनती हूँ। आपकी कहानी वाकई में मज़े की होती हैं और मेरी बहन भी इन्हें बहुत पसंद करती हैं। मैं अभी आपकी नई सब्सक्राइबर हूँ। आपका कहानी पढ़ने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने भी सोचा कि मैं आपसे अपनी एक सच्ची कहानी शेयर करूँ। हमारा एक बड़ा घर था जिसके 2 हिस्से थे। ऊपर वाले हिस्से में मेरे चचा रहते थे, फिर वो शिफ्ट हो गए और इन्होंने अपना मकान बना लिया और दूर चले गए। लेकिन इस घर में हमारे रिश्तेदारों ने काफ़ी कुछ करवा रखा था, इसलिए वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें होती थी। लेकिन मेरी अम्मी अल्लाह का जिक्र बहुत करती थी और घर में भी ख़त्म मिलाद वगैरह होता रहता था और कुरान ख्वानी होती थी, इसलिए हमें ज़्यादा तंग नहीं करती थी। लेकिन मेरे भाई के कमरे और बेसमेंट से और मामू के कमरे से हमेशा ये एहसास होता था जैसे वहाँ कोई चीज़ है, और अक्सर भाई भी कहते थे कि उसको स्लीप पैरालिसिस होता है।
जैसे कि उस पर एक बड़ी मकड़ी आकर बैठ जाती है। एक बार तो मामू ने खुद बताया कि मेरे भाई ने मेरे सामने बेड पर अपना वॉलेट रखा और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो वो गायब था। वो ढूंढा मगर नहीं मिला। फिर कुछ देर बाद वहीं जगह पर दोबारा आ गया। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ। शायद मैं तीसरी या चौथी क्लास में थी। ऐसा हुआ कि मैं किचन में पानी पीने गई और उस वक्त मेरे दो भाई घर पर मौजूद थे। मेरे मामू और सबसे बड़े भाई बाजार गए थे। मैं सबसे छोटी थी और मुझसे बड़े भाई से मेरी नहीं बनती थी। मतलब वो हमेशा मुझे डराते रहते थे। तो हुआ ये कि मैं पानी डालने के लिए कूलर से नीचे झुकी तो मुझे लगा शायद एक काली हवा जैसी चीज़ अचानक से गुजर कर बेसमेंट की तरफ गई है। मेरा सांस 30 सेकंड के लिए वहां रुक गया। किचन से मेरे कमरे की खिड़की नजर आती थी और इसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा भाई मुझे डराने के लिए भाग गया होगा, लेकिन जब मैंने देखा तो भाई मेरे सामने मेरे कमरे में जा रहे थे। तो मैं समझ गई कि कोई और चीज़ थी। यार मैं बहुत बहादुर हूँ। मैंने पानी पी लिया, किचन से निकली, दाएं तरफ देखा तो कोई नहीं था। मैं बेसमेंट की तरफ नहीं गई क्योंकि इस वक्त मैं डर गई थी। मैं कमरे में चली गई और भाइयों के साथ खेलने लगी। इसके बाद मैंने मामू को बताया तो मामू ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। फिर उसी तरह मैं 7वीं क्लास में थी और मैं सुबह के वक्त अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। बाकी सब सो रहे थे। भाई वगैरह भी फ्री थे पढ़ाई से, इसलिए वो बेसमेंट में सो रहे थे। गर्मियों की बात है और हमारी बेसमेंट में भी कालीन और चारपाइयाँ और गद्दियाँ लगी हुई थी। मैं जिस कमरे में कपड़े प्रेस कर रही थी वो मेरे कमरे के सामने वाला कमरा था जो भाई का था। उसमें आयरन रखी हुई थी। मैं अपने ध्यान में लगी हुई थी और खिड़की भी खुली हुई थी। मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में लंबा आदमी गुजरा है कमरे के सामने से, लेकिन वो खिड़की में नज़र नहीं आया। जब वो आगे जा रहा था तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। ये बात इतनी पुरानी हो गई लेकिन याद करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि मेरे जहन में ये था कि भाई उठे होंगे, उनकी भी हाइट अच्छी है, वो आए होंगे। लेकिन जब मैंने इंतज़ार किया कि खिड़की से नज़र नहीं आया तो मैं कमरे से बाहर जाकर देखा कि कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरे कमरे में चला गया हो। वहाँ भी गई, वहाँ भी कोई नहीं था। उफ, मेरे दिमाग में सारा दिन वो बात चलती रही। मामू मोटर चलाने उठे थे पर मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद एक बार बकरा ईद थी और ऊपर वाले पोर्शन में कश्मीरी लोग रहते थे, लेकिन वो ईद मनाने कश्मीर चले गए थे। एक हफ्ता पहले ही तो रात का वक्त था। मैं अपने अब्बू के साथ बकरे को देख रही थी और बातें कर रही थी तो मेरी नज़र अचानक ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक काली औरत ग्रिल पर खड़ी है और घूर कर देख रही है। मैं भी देखती रही, फिर वो वहाँ से चली गई। अब्बू ने पूछा क्या हुआ तो मैंने कहा ऊपर कोई है क्या। अब्बू कहते हैं नहीं। मैंने कहा मुझे अभी कोई नज़र आया। बस इस वक्त मैं बहुत डर गई थी। हमारे घर में ऐसी फीलिंग्स आती थीं जैसे कोई आस पास हो। एक बार तो हमारे काम वाली ने भी देखा था कि मामू के कमरे में कोई सफ़ेद लिबास में घूम रहा है। वो भी बहुत डर गई थी, लेकिन कभी किसी ने परेशान नहीं किया। मैं बहुत यकीन रखती हूँ क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी में ये सब हो चुका। किसी वजह से वो घर बेचना पड़ा, लेकिन जब भी पुराने मोहल्ले जाऊँ तो ये सुनने को मिलता है कि यहाँ कोई ज़्यादा वक्त नहीं रहता। जो भी रहता है वो बताता है यहाँ जिन्नात है, रहने नहीं देते। तो ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं आपकी हालिया सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपसे अपने कज़न भाई की एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपने आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। बराए करम मेरा नाम जिक्र ना करें पर्दे की वजह से। मेरे कज़न भाई पुणे में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए। इनकी फैमिली में इनकी बीवी और एक छोटी बेटी है जहाँ इन्हें अपार्टमेंट मिला। वो एक सुनसान इमारत थी जिसमें तकरीबन हर फ्लैट खाली था। इसका किराया भी कम था तो इन्होंने वहीं शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन अचानक चंद दिन बाद वहाँ अजीबो गरीब चीज़ें होना शुरू हो गई।
जैसे उनके घर का डस्टबिन बार बार खुद से गिर जाना, और रात में छत पर ऐसी आवाज़ें आना जैसे वहाँ बहुत से लोग और बच्चे खेल रहे हैं। मेरे भाई जब ऊपर जाकर देखते तो कुछ भी नहीं होता। उनकी बेटी उस वक्त तकरीबन 3 साल की थी। एक दिन रात को वो जाग गई तो भाई ने सोचा कि इसे फीडर बना दें। जब वो किचन में गया तो इन्होंने देखा कि खिड़की के बाहर बहुत सारे काले कौवे बैठे हैं और हल्का सा उजाला लग रहा है। इन्हें लगा कि शायद फजर का वक्त हो गया है, तो वुजू करके नमाज की तैयारी करने लगे। फिर जब वक्त देखा तो रात के 3:30 ही बजे थे। दोबारा जब किचन की तरफ गए तो रास्ते में एक कमरा पड़ता था। इन्हें ऐसा लगा कि इनकी बीवी बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब कमरे में देखा तो वो दोनों पहले ही सो रही थी। इसके बाद इनकी बेटी बार बार इशारे से बताती कि वॉशिंग एरिया के पास कोई खातून खड़ी है, क्योंकि वो छोटी थी, समझती नहीं थी। फिर उन्होंने इस घर में हाफिज साहब को बुलाया तो उन्होंने बताया कि ये जगह अच्छी नहीं है और जो मखलूक यहाँ है वो नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें, लिहाजा आप ये घर खाली कर दें। फिर भाई ने अपनी सास को बुलाया। एक दिन इनकी सास शाम में छत पर थी और इन्होंने देखा कि बहुत से लोग इनके घर की गैलरी में चढ़ रहे हैं। वो फ़ौरन नीचे आई और भाई की बीवी इनकी सास ने गैलरी की तरफ सोफ़े वगैरह लगा दिए ताकि कोई अंदर ना आ सके। भाई को ऑफिस से बुलाया। जब वो देखने आए तो वहाँ कोई भी नहीं था, हालांकि आवाज़ वाज़िया सुनाई दे रही थी। नीचे वाले फ्लैट वाले बार बार भाभी से पूछते कि आपकी बेटी रात में साइकिल बहुत चलाती है, हालांकि वो सिर्फ 3 साल की थी। आखिरकार एक रात भाई सो रहे थे, अचानक उनकी आंख खुली तो देखा कि कोई मखलूक जो औरत जैसी है उनके ऊपर बैठी हुई है और इसके बाल इसके चेहरे पर ही हैं और बहुत ज़्यादा खौफनाक है। भाई ने फ़ौरन आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया तो वो गायब हो गई। फिर ख्वाब में दोनों मियाँ बीवी को बहुत से लोग नजर आए जो कह रहे थे कि इस घर से चले जाओ। इस रात वो लोग कुरान पाक साथ रख के सोए और अगले दिन ही वो फ्लैट खाली कर दिया। वहाँ के चौकीदार ने भी कहा कि आप पहली फैमिली हैं जो इतने दिन यहाँ ठहरे, वरना लोग 2-4 दिन में ही ये इमारत खाली कर देते हैं। ये थी वो कहानी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।